अब पूर्वांचल की राजनीति तो इस समय दिशाहीन है। जिसको जनता रिकॉग्नाइज करे, जिसको समाज रिकॉग्नाइज करे, वो नेता वो है। योगी जी के समय में गोरखपुर में काम बहुत हो रहा है, लेकिन बहुत सारे काम अभी बाकी हैं। जेपी मूवमेंट के बाद जो एक दौर ऐसा आया था कि उसमें बहुत सारे इस तरह के लोग विधायक भी बन गए। पहली बार जो है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती। अगर राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो गलत लोग तो उस पर कब्जा। ये ही जेएनयू की बड़ी आलोचना होती है कि वहाँ पे वामपंथियों का कब्जा है। ठीक है, वामपंथियों का कब्जा है, लेकिन वहाँ पे कोई सामान्य व्यक्ति जो है राजनीति नहीं कर सकता। वहाँ सब पढ़े लिखे टॉपर लड़के राजनीति करते हैं। लोहिया कभी चुनाव नहीं जीते, जयप्रकाश जी कभी चुनाव लड़े ही नहीं। मुझे अपनों से बड़ा सहयोग मिला कि राजनीति में पैर जमाने के लिए धन की आवश्यकता है। जिम्मेदारी को हमने चुनौती के रूप में लिया। अच्छा, छात्र संघ या विधान परिषद ज्यादा चुनौतीपूर्ण क्या रहा है? विधान परिषद ही चुनौतीपूर्ण रहा। सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में जो है काम करना चाहते हैं। विद्यालय संचालन जो है ये सेवा समझते हैं या संघर्ष क्या? हमने तो इसको सेवा के रूप में ही अपनाया। बेटियां आपकी ताकत या जिम्मेदारी? बेटियां मेरी ताकत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जीवन उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है जो जीवन का आनंद लेते हैं, और जीवन उनके लिए बहुत कठिन माना जाता है जो जीवन में सिर्फ तुलनात्मक दृष्टि से हर चीज़ देखते हैं। और जीवन उनके लिए बहुत दुरूह माना जाता है, बहुत ही कष्टकारी माना जाता है जो जीवन में सिर्फ आलोचना करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने मेहनत के बल पर बहुत कुछ हासिल किया है, चाहे वो अनुभव हो, चाहे वो धन संपदा हो, चाहे वो यश प्रसिद्धि हो, ये सारी चीज़ें जो वो प्राप्त करता है, तो जो आगे आने वाली पीढ़ियां होती हैं उनके लिए वो एक मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन करता है। तो हम आज ऐसे ही व्यक्ति के साथ हम बैठे हैं जिन्होंने अपना जीवन छात्र राजनीति से शुरू किया। विधान परिषद का चुनाव बहुत दमदारी से लड़ा, लेकिन जीवन में जब एक श्रेष्ठतम समय आया तो जिंदगी ने एक कड़ी परीक्षा ली और पत्नी का साथ छूट गया। पत्नी का साथ छूटने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लक्ष्य के प्राप्ति के लिए लगातार अग्रसर रहे और चुनौतियों का सामना किया और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहे, परिवार के लिए एक बहुत बड़ा संबल बने रहे। नाम है डॉक्टर चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी। हम इस समय उत्तर प्रदेश राज्य के, सभी को नमस्कार, उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जनपद में हम हैं। और डॉक्टर चंद्र प्रकाश त्रिपाठी एक जाना पहचाना नाम है, चेहरा परिचय का मोहताज नहीं है। तो हम आज डॉक्टर चंद्र प्रकाश त्रिपाठी के जीवन के संघर्षों पर, जीवन की कठिनाइयों पर और चुनौतियों को झेलते हुए जो आज तक का सफ़र है, इस पर हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। ये माना जाता है कि कोई भी सफलता अगर व्यक्ति को प्राप्त होती है और जीवन में अपने लोग अपने साथ हैं, तो वो सफलता का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर हमें कष्ट ही मिले जीवन में और हमारे साथ अपने खड़े हों तो वो कष्ट कोई मतलब नहीं रहता है, वो कष्ट भी पता नहीं चलता है। किस तरह से आप अपने जीवन को दृष्टिगत रखते हुए हमारे इस सवाल का जवाब देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, आपने बताया कि मैं छात्र जीवन से ही राजनीति में हमारी रुचि थी। समाज सेवा में रुचि थी, बिल्कुल। और इसी को दृष्टिगत और एक साफ सुथरी राजनीति, शुरुआत तो जब मैं इंटरमीडिएट का छात्र था तो जेपी मूवमेंट उस समय था। अच्छा। और उस समय मैं चूँकि बलिया में था तो यूपी में बलिया से ही जेपी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, बिहार के बाद बलिया। अच्छा। उस समय नारा लगाया जाता था कि यूपी भी बिहार बनेगा, बलिया ही शुरुआत करेगा। अच्छा। तो उस समय जो है, और उसके बाद जब हम ग्रेजुएशन में आए तो हमने ये देखा कि राजनीति में और ख़ास तौर से छात्र राजनीति में गलत लोग जिनका पढ़ाई से
समाज सेवा से कोई सरोकार नहीं था, वही लोग राजनीति में आगे थे। अच्छा। और हम जब क्लासों में जाते थे और बोलते थे तो इसी को यही मेरा यही एक मुद्दा ही रहता था। अच्छा। कि राजनीति में पढ़े लिखे अच्छे लोगों को आना चाहिए। वो जब अच्छे आएंगे तो अच्छे मुद्दों को उठाएंगे, अच्छी चर्चा होगी, अच्छी बहस होगी। और ये जो लोग आते हैं ये चर्चा और बहस वाले नहीं होते हैं। ये तो ऐसे लोग होते हैं कि वो जिनके पास डिग्री BA MA की रहती है, लेकिन अगर उनसे पूछ लीजिए कि ग्रेजुएशन में इनके विषय क्या थे तो शायद वो भी उनको याद नहीं होगा। वो भी याद नहीं। तो इस तरह के लोग अगर पढ़े लिखे लोगों की यूनिवर्सिटी कैंपस की राजनीति करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जीवन। अब एक उदाहरण मैं आपको दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहे JNU का, JNU की बड़ी आलोचना होती है कि वहाँ पे वामपंथियों का कब्जा है। बिल्कुल ठीक है, वामपंथियों का कब्जा है, लेकिन वहाँ पे कोई सामान्य व्यक्ति जो है राजनीति नहीं कर सकता। वहाँ सब पढ़े लिखे टॉपर लड़के राजनीति करते हैं। और राजनीतिक माहौल वो कैंपस से निकल करके जो है फिर देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं, जो पूरे दिखता है। पूरे देश में दिखता है। पूरे देश में दिखता है। बिल्कुल। चुनाव जीतना ये राजनीति का वो नहीं है। हाँ, राजनीति का मूल उद्देश्य यही नहीं है। मूल उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है। बिल्कुल। जिसको जनता रिकॉग्नाइज करे, जिसको समाज रिकॉग्नाइज करे, वो नेता वो है। मतलब किस कार्य से, अपने व्यक्तित्व से लोगों को। बिल्कुल। लोहिया कभी चुनाव नहीं जीते। बिल्कुल। तो इसी तरह जयप्रकाश जी कभी चुनाव लड़े ही नहीं, लेकिन नेताओं के मार्गदर्शक हैं। सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। तो जहाँ तक मेरा वो था, इन मुद्दों को हमेशा छात्रों ने सराहा। बिल्कुल। जैसे आपने जब आधारशिला रखी विद्यालय, कैसे आपने जो है पढ़ाई के बाद होता है ना कि भाई अब रोजगार करना है, तो आपने जो है का जो व्यवसाय शुरू हुआ और उस व्यवसाय के शुरुआत से लेकर के चरमोत्कर्ष तक जो है आज भी वो प्रक्रिया आपकी चुकी जा रही है। तो इसमें जब आपकी पत्नी का जाना, आप अचानक बिछुड़ना, क्या कहेंगे आपकी जब जीवन में सब कुछ मिलता है और अपना न साथ हो, कितनी वेदना, कितनी पीड़ा हो। तो शुरुआती इसमें मैं आपको बता दूं कि जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन के बाद हमने घर से खर्च लेना अपने पिताजी से बंद कर दिया। बिल्कुल। तो हमने उस समय पियरलेस का एक काम शुरू किया। उस समय पियरलेस बहुत पॉपुलर थी। हाँ, बिल्कुल। तो पियरलेस से हम अपने संबंधों के आधार पे, अपने रिश्तेदारों का, परिचितों का जो है, तो उससे हमको उस समय जो है तो 2500 रुपये महीने की। अच्छा, ये किस समय किस सन की बात होगी? ये बात है हमारी 80-81 की। बाद में उससे आए हमारी 4000-5000 रुपये महीने तक, जो हमारे अपने खर्चे के लिए पर्याप्त। 84 में हमारी शादी हुई तो पत्नी हमारी पढ़ी लिखी थी ही। क्या नाम था? डॉक्टर कनक त्रिपाठी जो है। अच्छा। वो प्राचीन इतिहास में इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडलिस्ट थी जो है। अच्छा। अपना बैच उन्होंने टॉप किया था, रिकॉर्ड से टॉप किया था जो है। अच्छा। तो टेस्ट मेरा भी एकेडमिक ही था, लेकिन हमको ये था कि हमको नौकरी नहीं करनी है। तो आप लोग साथ साथ पढ़ते थे? नहीं, वो प्राचीन इतिहास विभाग में थी, हम मिडुअल मॉडर्न हिस्ट्री में थे। अच्छा, हम दोनों लोग इतिहास के ही थे। उनके चाचा के घर मेरा आना जाना था। अच्छा, क्या नाम था चाचा? उनके हरिकृष्ण चतुर्वेदी, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर था। अच्छा। उनको हम लोग मामा कहते थे, उनके यहाँ हम लोग आना जाना, उन्हीं के नाते ये रिश्ता हम लोगों का जो है। अच्छा। उनका कमीशन से, इलाहाबाद हायर एजुकेशन से उनका जब सिलेक्शन होके फैजाबाद में अपॉइंटमेंट हो गया तो मैं थोड़ा और निश्चिंत हो गया कि भाई एक जिम्मेदारी तो मान लीजिए, नेतागिरी करने वालों के लिए आय का एक सुनिश्चित साधन हो जाए, कम से कम बच्चों की और अपनी जिम्मेदारी वो उठा लेंगे। यद्यपि मैं आपको बताऊं कि मैंने हमेशा, वो फैजाबाद में थी तो मैं घर का खर्चा मैं उनको देता था। अच्छा। वो अपना पैसा सेव करती थी या कोई उससे कोई बड़ा काम करती थी। बच्चों के प्रति वो देख रही हैं, बच्चे उनके साथ रह रहे हैं, लेकिन मेरी भी जिम्मेदारी बनती है तो मैं वो करता था। उसके बाद हमने एक प्रिंटिंग प्रेस लगाया। अच्छा। MG डिग्री कॉलेज के पास में किराए के उस पर जो हमने एक प्रिंटिंग प्रेस लगाया।
अब चूंकि रिलेशन संबंध हमारे ऐसे थे कि जो लोग हमारे संपर्क में थे वो हमें एक अच्छे व्यक्ति के रूप में रिकॉग्नाइज करते थे, तो मुझे काम की कमी नहीं हुई, मुझे अपनों से बड़ा सहयोग मिला। आप भी प्रत्यक्षदर्शी हैं कि जब ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी वाला चुनाव में लड़ रहा था तो उसमें हम लोगों के व्यक्तिगत लोग ही हमारे मित्र बिल्कुल और शुभचिंतक ही थे। कोई राजनीतिक दल, कोई शिक्षकों का कोई ऐसा संगठन, इसका समर्थन हमको नहीं था। तो प्रिंटिंग प्रेस आपका जो है जी व्यवसाय का दूसरा चरण था के बाद, और उसने हमको मजबूती प्रदान की। स्कूल के निर्माण में जो है, जो पैसे की जो ज़रूरत थी, ज़मीन तो हम लोगों ने पहले ही खरीद लिया था। अच्छा। तो उसमें हमारे प्रिंटिंग प्रेस की बहुत बड़ी भूमिका थी। जैसे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे ना कि जैसे तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी उदया ग्रुप के मालिक हैं, और जो विद्यालय है फैजाबाद में बृहद तौर पर संचालित होता है। बाकी उसके बाद आपने गोरखपुर 3 साल उदया पब्लिक स्कूल के रूप में 2000 में वहाँ पे हमारा विद्यालय इस्टेब्लिश हुआ। अच्छा। और 2003 में यहाँ पे हुआ गोरखपुर में 2 शाखा है। अच्छा। एक महादेव झारखंडी में, ये पुरानी 2003 में। अच्छा। और एक 2012 में हमने शुरू किया यहाँ पे जो है बरगदही में, भटहाट के पहले, वहाँ पे हमारा डिग्री कॉलेज भी है। अच्छा। अपने श्रीमती जी के नाम से जो डिग्री कॉलेज 2009 में हमने इस्टेब्लिश किया था, डॉक्टर कनक त्रिपाठी डिग्री कॉलेज, तो वहीं पे हमने जो है इंटर कॉलेज भी हम चला रहे हैं। और इस साल अभी 8th क्लास तक की उसकी मान्यता है, और इस साल उसको हाई स्कूल की मान्यता मिल जाएगी। अच्छा। अच्छा। हम छात्र संघ के महामंत्री चुन लिए गए थे, उसके बाद हमने प्रेस लगाया। अच्छा। अच्छा, यानी छात्र राजनीति आप जो है MA करते हुए आप MA कर लिए थे। PhD का मैं स्टूडेंट था, तब मैंने जो है। अच्छा, तब छात्र संघ के महामंत्री आप चुने गए गोरखपुर विश्वविद्यालय। कौन सा सन था? 1985। अच्छा, 1985 में आप छात्र संघ के महामंत्री थे। अच्छा। अच्छा, आपके अध्यक्ष कौन थे उस समय? स्वर्गीय अशोक श्रीवास्तव जी जो है, जो अभी इस समय नहीं है। मैं हॉस्टल में रहता था। मेरे चुनाव प्रचार में सैकड़ों की संख्या में रिसर्च स्कॉलर और MSc के स्टूडेंट और लॉ के स्टूडेंट मेरा प्रचार किया करते थे। अच्छा। तो मेरा ये मानना था कि ये सभी इसी गोरखपुर परिक्षेत्र के अधिकांश लोग इसके आसपास ही हैं, और इन लोगों से हमको जो है इस चुनाव में भी मदद मिलेगी जो है। और चुनाव में हमको उनसे मदद मिलती भी थी, उन्हीं का वोट हमको मिलता था। पहला चुनाव आप कब लड़े थे? पहला चुनाव हम लड़े 2005 में। अच्छा। तो उसमें कांग्रेस का समर्थन हमको था जो है। अच्छा। दूसरा चुनाव हम 2011 में लड़े। जितना समय और जितना परिश्रम हम लोगों ने किया, अगर विधानसभा के किसी एक विधानसभा क्षेत्र में अगर इतनी मेहनत और इतने संसाधन का प्रयोग हम लोग किए होते, तो 1-2 बार हारने के बाद तीसरी बार मैं निर्दल चुनाव जीत जाते। लेकिन नहीं, हमारी सोच थोड़ा अलग थी। पढ़े लिखे लोगों के बीच की राजनीति करने में मुझे जो है ज़्यादा आनंद आता था। अच्छा, इस दरम्यान जब आप जो है, जब आपकी राजनीतिक यात्रा चल रही थी जी, तो आपको इस बात की चिंता नहीं रहती थी कि हमें आर्थिक दृष्टि से कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? आर्थिक समस्या हमको कभी नहीं थी। 2011 में ये चुनाव हुआ, और 2011 में ही इस चुनाव के बाद हमने निर्णय ले लिया कि हम सामाजिक क्षेत्र में तो जुड़े रहेंगे, लेकिन हम चुनावी राजनीति से हमने अपने आप को अलग कर लिया जो है। अच्छा। लेकिन इस समय हमारे जीवन की एक सबसे बड़ी जो दुर्घटना घटी, वो हमारी पत्नी का अचानक जो है उनका निधन हो गया, और ये मेरे जीवन की सबसे बड़ा ब्रेक पॉइंट था। उनके निधन ने हमारी सारी दिनचर्या को, हमारी सारी सोच को इस तरह से प्रभावित किया कि मैं एक तरह से अपने आप को अकेला समझने लगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जिस जिम्मेदारियों का बोध वो नहीं कराने देते थे, उनके उपस्थिति में आपको किसी चीज़ का एहसास नहीं होने पाता था कि हमारी व्यवस्था कैसे चल रही है। अचानक उन सारी व्यवस्थाओं का भार आपके ऊपर मेरे ऊपर आ गया। तो इस स्थिति से निपटने के लिए फिर आपके पास कैसे, आपने क्या माध्यम आप बनाए, किस तरह से? क्योंकि आपके सामने परिवार भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, आपकी
2 बच्चियां थीं। उनके पत्नी की मृत्यु के बाद शादी हुई या पहले शादी हुई थी? क्या एक की शादी तो उसी दौरान, बड़ी वाली जो डॉक्टर है यहाँ पे, क्या नाम है अदिति, डॉक्टर अच्छा। अदिति। दूसरी पुत्री का क्या नाम है? दूसरी पुत्री का नाम है अपूर्वा त्रिपाठी। वो उस समय उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है अच्छा। इंटरनेशनल रिलेशन में ग्रेजुएशन करने के बाद वो जेनेवा से, स्विट्ज़रलैंड से पीजी कर रही थी इंटरनेशनल रिलेशन में। अच्छा। जिस समय हमारी पत्नी की डेथ हुई। अच्छा। तो पूरा करने के बाद वो रिसर्च करना चाहती थी, लेकिन रिसर्च वो नहीं की और वो आ गई मेरे पास। और फैज़ाबाद चूँकि मैं रहता नहीं था, पत्नी ही देखती थी, तो फैज़ाबाद में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई, तो वो मेरे साथ वहाँ पे हुई। मैं भी फैज़ाबाद में अपने आप को केंद्रित किया, क्योंकि फैज़ाबाद की संस्था हमारी काफ़ी इस्टेब्लिश संस्था थी। अच्छा। और अगर मैं फैज़ाबाद नहीं गया रहता, उस पर अपने आप को केंद्रित नहीं किया रहता, तो वो संस्था हमारी टूट जाती। हाँ, टूट जाती जो। और आर्थिक संकट, आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो जाता। तो फिर यही समाज हमको ये कहता कि देखिए, ये सब कुछ जो है हमारी पत्नी से ही था और इनके अंदर कुछ नहीं था और इन्होंने सब बर्बाद कर दिया। बर्बाद नहीं, हमने इंट्रो में कहा ना कि अचानक जो है जब जिंदगी में आपके कुछ सुनहरे पल आने वाले थे और आपके मन में ये रहा होगा कि चलिए अब जीवन जो है सुखमय तरीके से बीतेगा, तब तक जिंदगी ने एक कड़ा इम्तहान लिया और आपकी पत्नी को आपसे छीन लिया। और उस समय विचलित होने के बाद भी आपने हार नहीं मानी और एक चुनौती के रूप में उसको लिया और उस संस्थान को आपने विघटित होने से बचा लिया। विघटित होने से बचा नहीं लिया, बहुत आगे। और मन में जो है एक उत्कंठा आई होगी कि पत्नी ने हम इसको सजोया था, संवारा था, तो लाइए हम इसी को आगे बढ़ाएं। उसी को जो है आप अपना लक्ष्य बना करके, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है उस चुनौती को स्वीकार करना, उस शोक की अवस्था में, यानी आपदा को अवसर में परिवर्तित करने का जो एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण आपके जीवन में जो है, इसको हम कह सकते हैं। उनकी जो सोच थी, उनका जो लक्ष्य था, हम उसको पूरा कर रहे हैं। फैज़ाबाद मेरे लिए एकदम नई जगह थी, क्योंकि मैं फैज़ाबाद जाता था तो घर और विद्यालय तक ही सीमित रहता था। जो है वहाँ की सारी व्यवस्था मेरी पत्नी द्वारा ही देखी जाती थी, लेकिन उनके नहीं रहने के बाद जब मैं गया तो वो सारी चीज़ें मेरे ऊपर आ गई जो है। लेकिन ईश्वर की कृपा थी और जो श्रेष्ठतम माहौल और समय में जो है हमको बेहतर संस्कार जो आपके मिले थे जीवन में, वो यहाँ काम आए ना। मैथिली शरण गुप्त की एक कविता हमें मुझे याद आ गई कि उसमें था कि नरहो ने निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें कुछ व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन। भाई जीवन में देखिए संकट आते हैं, तो संकट में अपने आप को डुबो लेना ये पराजय है, और उसको, उस संकट को एक चुनौती मानकर और तीव्र गति से कार्य करना, ये सफलता मानी जाती है। और ये आपने ये किया। और जो अभी हम लोग जब वार्ता कर रहे थे, जो आपने कहा ना कि सफलता जो मिलती है उसमें, उस सफलता में सिर्फ खाली श्रेष्ठतम चीज़ें नहीं होती, सफलता में आपकी पराजय भी शामिल होती है। बिल्कुल होती है। सफलता में आपका दुख भी शामिल होता है। बिल्कुल। सफलता में वह सारी चीज़ें, समस्त पीड़ा उसमें समाहित होती है, तब जाकर के उस सफलता का पुष्प जो है खिलता है। तो बहुत अच्छा, देखिए जैसे अपने जीवन में आपके पत्नी का बड़ा अच्छा सहयोग रहा, और माता पिता और भाई बंधु सबका सहयोग। क्या नाम था आपके पिताजी का? पिताजी स्वर्गीय श्री रमाकांत त्रिपाठी सरकारी सेवा में थे। समाज कल्याण अधिकारी के रूप में उन्होंने सेवा शुरू की थी। अच्छा। और निदेशक समाज कल्याण विभाग से वो अवकाश ग्रहण किए थे। और आपकी माताजी? माताजी हमारी गृहिणी थी। क्या नाम था उनका? श्रीमती उदय राजी त्रिपाठी। अच्छा, ये उदय नाम जो है, उदय राजी, हाँ उदय राजी त्रिपाठी जो है। अच्छा। तो ये उदया नाम जो है, ये हम लोग उनके नाम से ही इसको लिए। अच्छा, जो आपका विद्यालय है उदया पब्लिक स्कूल, उदया पब्लिक स्कूल, वो माताजी के ही नाम पे है। अच्छा। और आप कितने भाई बहन हैं? 4 भाई 2 बहन। अच्छा, तो सबसे बड़े आप हैं? नहीं, एक बहन और एक भाई हमसे बड़े।
अच्छा। और 2 भाई हमसे और 1 बहन छोटी। कहा जाता है कि हथौड़े की जो आखिरी चोट होती है वो पत्थर तोड़ देती है। जी जी जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहली चोट थी उसका कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं। पहली चोट जो शुरू हुई अंततः उसी चोट का नतीजा था कि आखिरी चोट ने पत्थर को तोड़ दिया। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो आज के ज़माने में लड़के संघर्ष कर रहे हैं, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, तो उन्हें ये बताने के लिए कि जो आखिरी चोट होती है वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अकेली चोट होती है, उसके पीछे बहुत सारी चोटें। बिल्कुल। किसी भी लक्ष्य के प्राप्ति के लिए निकाला गया जो पहला कदम होता है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, जब आपको मनुष्य का जीवन मिला है तो समस्याएं तो रोज़मर्रा के जीवन में सबके उसमें समस्याएं होती हैं, और जब कोई बड़ा काम, कोई बड़ी सोच लेकर के आप चलेंगे तो उसी तरह की समस्याएं भी आएंगी, बड़ी समस्याएं और बड़ी संघर्ष के लिए भी आपको तैयार रहना। हमें लगता है कि जो समस्या है उसी में समाधान छिपा, उसी में समाधान छिपा रहता उसी में से। जो आपकी पुत्रियों के पति हैं ये लोग क्या करते हैं? बड़े दामाद हमारे यहीं पे एम्स में जो है, क्या नाम है? आर्थोपेडिक के डॉक्टर आशुतोष शुक्ला जो है। अच्छा। वो यही आर्थोपेडिक के एम्स गोरखपुर में जो है वो सर्जन है। और दूसरे दामाद हमारे दिल्ली में जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दोनों बेटियां हमारे अपने पारिवारिक जीवन में बहुत अच्छे से रह रही हैं। इसको हम अपनी किस्मत और ऊपर वाले की कृपा मानता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा राजनीतिक सफ़र पर हम बात और कर लेते हैं। छात्र संघ की राजनीति पर लगातार सरकारों ने प्रहार किया, क्या कहेंगे? देखिए, ये है कि कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी अपना विरोध देखना नहीं चाहती है, और छात्र राजनीति और छात्र संघ ही जो है सत्ता का सबसे मुखर विरोध कहीं से होता है तो विश्वविद्यालय कैंपस से और नौजवानों और छात्रों के द्वारा होता है। नारायण दत्त तिवारी हुए, चंद्रशेखर जी हुए, विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए, जनेश्वर मिश्रा हुए, ये सब लोग छात्र राजनीति से निकले हुए थे। कम्युनिस्टों के जितने नेता थे सब छात्र राजनीति के निकले हुए थे। छात्र राजनीति लोकतंत्र की, जनतंत्र की जो है पौधशाला जो है विश्वविद्यालय कैंपस पाठशाला है वो बिल्कुल हुआ करता था, कि वहाँ से पढ़े लिखे लोग एक सोच, एक विचारधारा को लेकर के चलते थे और उस दिशा में लोग जो है काम करते थे। लेकिन अब जो है एक तो विचारधारा की राजनीति नहीं रह गई। अब सारे राजनीतिक दल अपने जो भी उनका शीर्ष नेतृत्व है वो लॉयल्टी देखता है, वो योग्यता के आधार पे जो है वो टिकट नहीं देता है। वो ये देखता है कि एक चुनाव कौन जीत सकता है और चुनाव जीतने के बाद कितना वो उसका यस मैन रहेगा। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति, विचारधारा वाला व्यक्ति जो है अपनी विचारधारा से कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। वो आप गलत करेंगे तो आपकी आलोचना भी करेगा जो है। तो वो अब किसी सत्तारूढ़ पार्टी, किसी राजनीतिक दल के नेता को अपनी आलोचना कोई नहीं सुनना चाहता जो है, अपनी कमियां कोई नहीं देखना चाहता जो है। सब ये चाहते हैं कि जो मैं कर रहा हूं उस पर सब लोग हमारे वो मुहर लगाते चले जो है। तो छात्र संघ की राजनीति पुनः अपने पूर्वतन स्वरूप में आवे, जी जी जी, पुनः जो है उसे एक नई ऊर्जा मिले, तो क्या चल रहा है इसके लिए प्रयास आप लोगों का? इसके लिए प्रयास यही चल रहा है कि हम लोग एक पुराने लोगों का, यहाँ सारे छात्र नेताओं का एक एकत्रीकरण कर रहे हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि सबसे पहले तो छात्र संघ का चुनाव कराया जाए, कि देश में फिर जो है उससे एक विचारधारा की राजनीति जो इस समय मर सी चुकी है जो है, वो जातिवाद, संप्रदायवाद, धर्म के नाम पे जो राजनीति हो रही है, इस राजनीति की धारा को जो है मोड़ा जाए और फिर से एक बार जो है विचारधारा की राजनीति को जो है, और ये इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह जो है वो विश्वविद्यालय परिसर ही है। हमें लगता है कि जो वैचारिक शून्यता की बात आप कह रहे हैं, राजनीति में जो यस मैन की जो धारणा जो बलवती हुई, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा कि जो नेता आए, जो राजनेता आए, उनकी उपज जो है छात्र राजनीति नहीं रही। उनकी उपज जो है ठेकेदारी और जो है गुंडागर्दी या मतलब और साधन रहे। और साधन। आज आप देखिए, जब ये लोग मंच पे खड़े होते हैं
तो ये लग जाता है, उनके बोलने से ये लग जाता है कि इनकी कोई सोच राजनीति का प्रशिक्षण इन्हें नहीं मिला है कहीं से। नहीं, कुछ नहीं है। छात्र राजनीति जो है प्रशिक्षण का कार्य करती है ना, ये बिल्कुल राजनीति का श्रेष्ठतम प्रशिक्षण मिलता है और वहाँ से एक युवा एक बेहतर राजनीतिज्ञ के रूप में जो है मिलता है देश को। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो है, बहुत सुंदर जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो है मैं थोड़ा सा आपका जो मूल गांव है वो कौन सा है, कहाँ आपका जन्म हुआ था, कब हुआ था, जरा ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। जन्म तो हमारा बस्ती जनपद में हुआ था, क्योंकि पिताजी सर्विस में थे, वहाँ पे उनकी पोस्टिंग थी, तो वहाँ पे हम पैदा हुए थे। गांव हमारा जो है देवरिया जिले में रुद्रपुर से बरहज बाजार जो सड़क जाती है, अच्छा। उसी पे मदनपुर थाने के आगे बांसुआ एक गांव है। अच्छा। वो हम लोगों का मूल निवास है। प्रारंभिक शिक्षा तो हमारी गोरखपुर से ही शुरू हुई। शुरुआत यहाँ से हुई। कक्षा 2 और 3 हमने बस्ती से पढ़ा, फिर कक्षा 4 गोरखपुर में, और फिर 5 से लेकर के और स्नातक तक की पढ़ाई हमने बलिया में की। और स्नातक की पढ़ाई करने के बाद हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आए। अब तो आप विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, लेकिन जब आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे तो उस समय, अब तो अंग्रेजी माध्यम का ज़माना आ गया है, उस समय बच्चे जब क्लास में पढ़ते थे तो बहुत सारी साहित्यिक कविताएं उन्हें पढ़ाई जाती थी। तो उस समय की कोई इस तरह की कोई ऐसी लाइन जो आपको आज भी प्रेरणा प्रदान करती हो? उस समय की जो प्रेयर हुआ करता था जो है, वह शक्ति हमें दो दया निदे, कर्तव्य मार्ग पे डट जावे जो है, पर सेवा पर उपकार में हम जो है जगजीवन सफल बना जाए। प्रार्थना स्कूलों में इंटरमीडिएट कॉलेज तक हुआ करती थी, प्राइमरी से लेकर के जो है। और मैं नहीं समझता कि आज के डेट में भी उससे अच्छी कोई प्रार्थना जो है इन विद्यालयों में। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत सुंदर जो है। जब भी व्यक्ति जीवन में कहीं भी किसी भी मोड़ पर अपने आप को इस स्थिति में पाता है कि वो क्या करे, तो उस समय ये जो लाइनें होती हैं वो प्रेरणा प्रदान करती हैं। जैसे हम तो अक्सर जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक कविता है एक बूंद, कि उसमें उन्होंने कहा था कि ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने जी में यही फिर लगी, दैव मेरे भाग्य में है क्या लिखा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, उठ गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जागिरी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर का अक्सर छोड़ना बूंद लो कुछ और ही देता है घर। ये सही है कि उस समय की पढ़ाई में जो कविताएं और जो विषय और जो चीज़ें थी, वो आज के इस समय के कंटेंट में नहीं है। वो जीवन को जितना प्रभावित करती थी, बच्चों को के दिमाग को, बच्चों की नींव को करने के लिए, आज के समय में उस चीज़ का अभाव है। उस चीज़ का अभाव। शिक्षा का मतलब सिर्फ ज्ञान अर्जित करना ही नहीं है। शिक्षा का मतलब ज्ञान के साथ एक श्रेष्ठ नागरिक तैयार करना। बिल्कुल। तो वो उस चीज़ की कमी आज के वर्तमान समय में जो है वो बच्चों में अभाव है। मतलब एक आपको याद होगा कि हम लोगों के समय में 6th 7th 8th में हमारे पूर्वज करके एक किताब हुआ पढ़ते थे, जिसमें हम लोग जो है अपने पूर्वजों के बारे में पढ़ते थे उस समय जो है। अब वो सब चीज़ें है ही नहीं है। मेरा अपना मानना है कि व्यक्ति की सफलता का परिचायक जो है कि समाज के प्रति और अपने लोगों के प्रति जो है उसका क्या योगदान है, इस पे निर्धारित होना चाहिए। व्यक्ति की सफलता का मूल्यांकन इससे होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और क्रियाशीलता जीवन में होनी चाहिए। एक पंक्ति है, जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं, धुन है एक न एक सभी के, सबके अपने व्रत हैं, जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में यह कैसी तत्परता है। यानी पत्ते को जो है कवि ने जो है उसमें आया जो है कि कवि ने पत्ते से को भी जो है क्रियाशीलता से जोड़ा कि वह भी जो है हमें छाया प्रदान करता है, लगातार आतप को सह के, और वो हमें छाया प्रदान करता है।
कि रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता, सब हैं लगे कर्म में कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। जैसे मैं तो अक्सर अपने इंटरव्यू में एक फिल्म थी एक फूल दो माली, उसका मैं जिक्र करता हूँ कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज। मैं कब से तड़फ रहा था मेरे आंगन में कोई खिले, नन्ही सी खुशी के बदले चाहे सारी दुनिया ले ले, तेरे संग संग झूल रहा है मेरे बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज। आज उंगली पकड़ के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, तू मिला तो मुझको मिल गया जीने का एक सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज। लोग छोटे थे तो ये फिल्म का तो गाना नहीं था, लेकिन लता जी ने गाया था मेरे वतन के लोगों। हाँ बिल्कुल। उस समय जब ये 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन जब ये गाने बजते थे तो अधिकांश लोगों की आंखों में जो है आंसू आ जाते थे जो है। हाँ, और कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जब ये उनके मंच पे ये गाना गाया गया, लता जी ने गाया, तो उनकी आंखों भी भावुक हो गए थे। अच्छा, चलते चलते अभी तो फायर राउंड हमारा है, और लेकिन एक सवाल और बड़ा गंभीर सवाल है कि पूर्वांचल की राजनीति में पंडित हरशंकर तिवारी का अपना एक जलवा हुआ करता था। हरशंकर तिवारी के बाद पूर्वांचल की राजनीति क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, हरशंकर तिवारी भी संघर्ष की उपज थे, छात्र संघ की ही उपज थे शायद। उस समय की परिस्थितियाँ, उस समय की पूर्वांचल की जो स्थिति थी, जो संघर्ष, उसी संघर्ष से निकले हुए थे। उनके जीवन का लक्ष्य नहीं वो था जो है, बस उनका ये था कि जो चीज़ें सामने आती थी, अगर उनके समझ में नहीं आती थी, उनकी दृष्टि से अगर वो गलत रहती थी, तो उसका वो सामना करते थे जो है। वो किसी के दबाव और प्रेशर में नहीं आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा सा इशारा करूँगा कि जब ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना में 2 लोगों का योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। एक सूरत नारायण त्रिपाठी जी, उस समय जो है डीएम यहाँ हुआ करते थे, और दिग्विजय नाथ जी गोरखनाथ के महंत थे। उन्होंने महाराणा प्रताप की वो कॉमर्स फैकल्टी वगैरह की ज़मीनें दी जो है, उनका भी योगदान था। लेकिन कालांतर में इन लोगों में यूनिवर्सिटी में नियुक्ति को लेकर के जो है इन लोगों में संघर्ष, वो उसी में एक बार लोग बताते हैं कि दिग्विजय नाथ जी ने जो है सूरत नारायण त्रिपाठी को बेइज्जत कर दिया था। सूरत नारायण त्रिपाठी एक ब्यूरोक्रेट्स थे, बिल्कुल बिल्कुल, और इस पूर्वांचल की धरती से उनका लगाव था, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इसीलिए जानते थे कि पूर्वांचल में पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इनके पास कोई धंधा नहीं है, तो अधिक से अधिक लोगों को नौकरी वो दिलाना चाहते थे, और दिलाया भी उन्होंने। अब पूर्वांचल की राजनीति तो इस समय दिशाहीन है, कोई नेतृत्व ही नहीं है। योगी जी चूँकि योगी तो है ना, एक मठ के महंत हैं, मंत्री हैं, और उस महंत के नाते एक उनकी उस छवि पूर्वांचल में रही है, और उसी के नाते जो है मुख्यमंत्री भी बने और कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये स्पष्ट मानना है कि एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पे जिस तरह की स्पष्ट और जिम्मेदार सोच होनी चाहिए, उस सोच की अभी मुख्यमंत्री जी में कुछ कमी है। अभी भी जो है ये अपने और पराये को ध्यान में रख करके जो है कार्य कर, मेरा ये मानना है। और हमें लगता है कि अगर सत्ता पक्ष से योगी जी का नेतृत्व को अगर हम श्रेष्ठतम मानते हैं, तो विपक्ष के तरफ है बड़ी शून्यता प्रकट, बहुत शून्यता। लोकतंत्र की राजनीति में जब तक दोनों पड़ला बराबर ना हो, इस समय एक पक्षी सत्ता का केंद्र जो है गोरखपुर या पूर्वांचल बना हुआ है। हम ये मानते हैं कि योगी जी के समय में गोरखपुर में काम बहुत हो रहा है, लेकिन बहुत सारे काम अभी बाकी हैं। ये 2-4 साल में सिर्फ ये सड़कें और नाले बन जाने से जो है, ये तो बुनियादी चीज़ें हैं। यहाँ के
जो आप भाजपा भी कहती है कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते हैं, तो लक्ष्य तो ये दीनदयाल उपाध्याय जी का था जो है, और बहुत बढ़िया था जो है। बिल्कुल। लेकिन इस दिशा में जो है कोई जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से कोई काम कर नहीं है। सब हर आदमी अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए इन के प्रकारेण हम सत्ता में बने रहें, सारी शक्ति या सारी एनर्जी उसकी इस पे लगती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ जो रैपिड फायर राउंड के कुछ हमारे सवाल थे। आप बताइए कि विद्यालय पहले आपकी पत्नी की पहचान था, उसके बाद आपने जिम्मेदारी संभाला, कैसा अनुभव रहा? एक जिम्मेदारी को हमने चुनौती के रूप में लिया और ईश्वर और अपने लोगों की सहयोग और कृपा थी कि उस जिम्मेदारी को मैंने अभी तक अच्छे ढंग से निर्वहन किया है। आज भी विद्यालय में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी पत्नी की याद दिला देती है, क्या कहेंगे? विद्यालय में जैसे ही मैं घुसता हूँ, करीब करीब हर दिन हमें जो है घुसते ही उनकी याद हमें जो है आ जाती है। आप बच्चियों के पिता हैं, आपकी बेटियों के लिए दोनों भूमिका यानी माता पिता दोनों की भूमिका निभानी पड़ी, तो कैसा अनुभव रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा अनुभव था। कभी हमको ये नहीं लगा, हमको अपने जीवन में पुत्र की कमी नहीं खली। अच्छा, छात्र संघ या विधान परिषद ज़्यादा चुनौतीपूर्ण क्या रहा? विधान परिषद ही चुनौतीपूर्ण रहा। अगला चुनाव लड़ना हो अगर पुनः, तो किस पार्टी से लड़ना चाहेंगे आप? लड़ना ही नहीं चाहेंगे। अच्छा, राजनीति में आने की जो प्रेरणा थी वो कहाँ से मिली थी आपको? जेपी मूवमेंट से जो है। एक राजनेता में जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए वो आपकी दृष्टि में क्या होना चाहिए? स्पष्टवादिता। आपके लिए समाज सेवा का सबसे असली मतलब? समाज की जो भी ज़रूरत हो उसमें अपने आप को जोड़ना। अगर आपको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाए तो आप जो सबसे पहला निर्णय लेना होगा वो क्या लेंगे, क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार मुक्त। अच्छा, विद्यालय संचालन जो है ये सेवा समझते हैं या संघर्ष, क्या कहेंगे? हमने तो इसको सेवा के रूप में ही अपनाया है। बेटियां आपकी ताकत या जिम्मेदारी? बेटियां मेरी ताकत है। आपके आदर्श राजनेता? अटल बिहारी वाजपेयी। राजनीति में हार सीख या अफसोस? सीख। अच्छा, जो काम आज तक आप नहीं कर सके हैं लेकिन करना चाहते हैं? साफ सुथरी राजनीति। युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? युवाओं के लिए यही संदेश है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, मेहनत करिए, जीवन में सफलता के लिए शॉर्टकट रास्ता मत चुनिए, असफलता से निराश मत होइए, लगे रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे तो सफलता एक न एक दिन आपको अवश्य मिलेगी। बहुत सुंदर। दर्शकों, आपने देखा कि डॉक्टर चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी ने बहुत बेहतर तरीके से अपने जीवन वृत्त के बारे में बचपन से लेकर और आज तक के संघर्षों पर बहुत विस्तार से बात किया। ये जानकारी आपके काम आएगी। डॉक्टर साहब, आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमसे बात किया, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी जो है कि आपने हमको इस लायक समझा, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।